गुड मॉर्निंग। 7th क्लास सुप्रभात। हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हमारे प्री मिड टर्म सेकेंड एग्ज़ाम होने हैं। आज मैंने लाइव क्लास ली तो सब बच्चों को यही था, मैडम ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, सब्जेक्टिव टाइप होगा। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रिवीजन करवा रही हूँ इस वीडियो में, आज बसंत की करवा रही हूँ। तो जो इस वीडियो में मैं क्वेश्चन बताऊंगी, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में पूछ लिए, चाहे सब्जेक्टिव में, ठीक है। तो आपको हिंदी भाषा तो हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, तो इसको तो हम अपने शब्दों में लिख भी देंगे, तो आपका कहीं कुछ गलत नहीं होने वाला। तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा बसंत का लेसन 2 आने वाला है। तो कहानी से, जो कहानी से 3 क्वेश्चन है ना, जो मैं समझा रही हूँ, सिर्फ वही आपको याद करने हैं। जिन्होंने लिख रखे हैं और अपनी जैसे भी लिख रखे हैं, थोड़ा सा चेक कर लो कि उसमें पूछा क्या गया है। जो क्वेश्चन में पूछा जाए उसका यदि आंसर आपको सही पता है तो आप अपनी तरफ से लिख सकते हो, वो आपका सही जाएगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 समझा रही हूँ, जो आज मैंने टेस्ट में लिया था। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। तो लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की कई घटनाएं याद आती हैं। एक तो वो घटना कि क्वार माह, पहले क्वार माह समझो कौन सा है, बरसात का महीना, सावन में खूब बरसात आती है ना, सावन आषाढ़ भादो। तो क्वार बरसात के बाद का जो आखिरी महीना होता है ना, उस महीने में तालाब में पानी इकट्ठा हो जाता था बदबूदार, और उसमें नहाने की याद आती है। उसमें छलांगे लगा लगा कर लेखक बोलता है ना, नहाते थे उस बदबूदार पानी में नहाकर। फिर लेखक बीमार भी हो गए थे एक बार, है ना। तो ये बता सकते हो आप कि बदबूदार पानी में, क्वार के महीने में तालाब में जो बदबूदार पानी इकट्ठा हो जाता है, उसमें नहाने की याद आती है। दूसरा, रामी की चाची धन्नो को पैसे के लिए डांटते हुए कर्जा माफ़ कर देने पर धन्नो का दादी माँ को आशीर्वाद देते हुए। जब धन्नो पैसे लेने आई तो एक बार तो दादी ने उसे खूब डांटा ना, जोर से, कि हर्ष में पैसे मांगने आ जाते हो। वो कहती मेरी बेटी की शादी है। तो दादी माँ कहती है कि हम ही दिखते हैं आपको पैसे मांगने के लिए, जब मन करता है मुँह उठा के आप लोग आ जाते हो। परंतु बाद में उसकी बेटी की शादी में खूब सहायता करती है धन्नो, और जो वो पैसे कर्ज देती है बाद में वो माफ़ भी कर देती है। तो वो वाली घटना लेखक को याद आ रही है। तीसरी घटना कौन सी है? किशन भैया के ब्याह में रात्रि जगह में हुए अभिनय की एक्टिंग कर रहे थे ना औरतें। जब बारात चली जाती हैं तो सारे जेंट्स चले जाते हैं, तो औरतें अकेली होती हैं घर पे। तो वो जेंट्स के कपड़े पहन के कभी कुछ एक्टिंग करती है। खूब हंसी मजाक चलता है। और औरतों का होता है, वो लेडीज़ का ही होता है ना, जेंट्स आए तो अच्छा नहीं होता। तो लेखक को तो बुखार था, उसको दादी माँ ने कहा ये बच्चा है, उसको अपनी रजाई के अंदर ढक लिया था। और लेखक मुंह निकाल के उसको देख रहे थे। तो एक औरत को पता चल गया, उसने बोला यहाँ पर ये सो रहा है, इसको निकालो। दादी ने बोला अरे नहीं, कुछ नहीं, बच्चा है, चलो चलो तुम अपना काम अपना करो। तब वो वाला सीन लेखक को बहुत याद आ रहा है। फिर अत्यंत मुसीबत के दिनों में जब पिताजी के ऊपर कर्ज चढ़ गया था, तो दादी माँ ने उनको सहायता की, मदद की उनकी, और सांत्वना दी, उनको भरोसा दिया कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये सारी घटनाएं आप अपने शब्दों में लिख सकते हो, ठीक है। सारा जो मैंने अपने शब्दों में बताया वैसे आप इसको लिखो। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति, आर्थिक समझे ना, पैसे के मामले में पैसे की कमी आ जाना, तो खराब क्यों हो गई थी? खराब होना मतलब पैसा सारा खर्च हो चुका था उनके श्राद्ध में। तो दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति इसलिए खराब हो गई थी क्योंकि लेखक के पिताजी ने दादी माँ के मना करने पर घर में खूब धन संपत्ति खर्च कर दी थी। उनके श्राद्ध में, उनके और दूसरे कामों में ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे अपने बजट से बाहर,
तो हमारी आर्थिक स्थिति खराब ही होगी, इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। नेक्स्ट है हमारा दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है। तो आपको जो अच्छा लगा आप वो भी लिख सकते हो, और मैं थोड़ा बता देती हूँ। तो ये वाला लिख लेना कि दादी माँ के स्वभाव के सबसे अच्छा पक्ष मुझे उनके द्वारा दूसरों की मदद करना, समय असमय पर वे ज़रूरतमंदों को पैसे देकर मदद करती थी, और समय पर रुपए पैसे वापस न मिलने पर वे डांटती भी हैं, और उनका कर्ज माफ़ कर उन्हें मदद कर देती थी। उन्हें मैंने दोबारा मदद कर देती थी। एक बार कर्ज वापस नहीं लौटाया तो एक बार तो डांटती थी कि आपने पहले वाला ही नहीं दिया, अब और मांगने आ गई, तो फिर भी ज़रूरतमंदों की सहायता जरूर करती थी, और कर्ज मुक्त भी कर देती थी, कर्ज माफ़ भी। तो ये हमारे दादी माँ से जो 3 क्वेश्चन थे वो हुए। अब हमारा नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, हिमालय वाला, थर्ड लेसन क्वेश्चन है, थर्ड लेसन क्वेश्चन है का फर्स्ट क्वेश्चन है थर्ड लेसन का। नदियों को माँ की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन किन रूपों से जानते हैं। तो आपने क्या लिखा है, अच्छी बात लिखी है, बढ़िया है, पर फिर भी मैं अपनी तरफ से एक बार आपको और समझा देती हूँ कि नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें बेटी, बहन, प्रेयसी मतलब प्रेमिका, संभ्रांत महिला मतलब ना ज़्यादा जवान और ना ज़्यादा बूढ़ी, बीच की उम्र की, उसको संभ्रांत महिला माँ के रूपों में देखते हैं। समझ में आ गया? परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है। लेखक नागार्जुन उन्हें किन रूपों में देखते हैं, तो कौन कौन से रूप हैं? माँ का, बहन का, बेटी का, है ना, बेटी, बहन, प्रेयसी, संभ्रांत महिला और माँ के रूपों में। अब सेकंड क्वेश्चन है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषता बताई गई है। तो इसमें सिंधु और ब्रह्मपुत्र की 2 ऐसी महानदियाँ हैं जिसमें हिमालय की पिघली हुई बर्फ़ पानी के रूप में इकट्ठी होकर धीरे धीरे आगे बढ़ती है, और कुछ छोटी छोटी नदियाँ उसके अंदर मिलती जाती हैं, इसलिए समुद्र की ओर अग्रसर होते ये महानद अंत में समुद्र में मिल जाती है। ये विशेषता बताई है सिंधु और ब्रह्मपुत्र की। ये 2 बड़ी महानदियाँ हैं। कैसे हैं? क्योंकि हिमालय के ऊपर खूब बर्फ़ जमती है, वहाँ शून्य में होता है तापमान, 0 डिग्री में होता है, तब वो वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ होगी तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ पिघलेगी ना, जैसे जैसे सूरज आएगा उसकी तपत से उस बर्फ़ का खूब पानी बनता है, तो वो पानी किस रूप में बन जाता है नीचे आकर? सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये 2 नदियों के रूप में, और फिर इधर उधर से कुछ छोटी नदियाँ भी उनमें आकर मिल जाती हैं। तो ये 2 बड़ी नदियाँ कहाँ जाकर मिलती हैं? समुद्र के अंदर। ये इनकी विशेषता बताई गई है। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आज मैंने टेस्ट में लिया था। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? तो बच्चों ने अच्छा आंसर दिया था। अब जिन बच्चों ने नहीं लिखा हुआ या अभी सोच रहे हैं कि हमें वर्क करना है, और मैंने ये भी बोला था कि एग्ज़ाम होने से पहले यदि आप अपनी नोटबुक यहाँ चेक करवा लो, स्कूल में लाकर भेज दो तो सही है, क्योंकि फिर चेक नहीं करवाओगे तो गलत आंसर लिख दोगे तो फिर मार्क्स थोड़े बहुत कटेंगे ना, बिल्कुल सही जवाब नहीं होगा तो मार्क्स तो कटते ही हैं। तो काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है क्योंकि नदियाँ अपने अमृत रूपी जल से मनुष्य को, पशु पक्षियों को, अन्य जीवों को की प्यास बुझाती है। सबकी प्यास बुझाती है ना नदियाँ, और नदियों के जल से खेतों में सिंचाई की जाती है, नाना प्रकार की फसलें पैदा होती हैं। इस प्रकार परोक्ष रूप से जो नदियाँ हैं वो हमारा पालन पोषण करती है, यानी हमें पालती हैं। यदि जल ही ना हो, पानी ना हो, तो ना फसलें उगेगी, ना हमें पानी पीने के लिए मिलेगा, ना नहाने के लिए मिलेगा, ना सफाई के लिए मिलेगा। तो एक तरफ से हमारा जल ही जीवन है ना, आज इसमें पंडित ने लिखा था ना, जल ही जीवन है, बहुत अच्छा लिखा। मछलियाँ जैसे कुछ जलचर हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है। कुछ लोगों के जैसे अपने तो यहाँ सब्जी बना लेते हैं, और उधर समुद्री इलाके में तो मछलियों का ही सब्जी बनती है। मछलियाँ जैसे अपने पकोड़े खाते हैं ना, वैसे मछलियों को फ्राई करके खाते हैं वो।
जैसे अपने ब्रेड पकोड़े बनाते हैं ना, वैसे फिश पकोड़े बनाते हैं। तो कुछ लोगों को खाने का स्रोत है, इसलिए वो भी उनको खाने को नहीं मिलेंगी। और इन नदियों से स्नान करने से मनुष्य की गर्मी थकान उतर जाती है, वो तो मैंने बता ही दिया आपको। और भारतीय संस्कृति में नदियाँ कल्याणकारी मानी जाती है, यानी सबका कल्याण करती है, इसलिए इन्हें लोक माता में सब लोगों की माँ है नदियाँ। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुआ ना। क्वेश्चन 4 देखिए, हिमालय की यात्रा में लेखक किन किन की प्रशंसा करता है। तो हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय से निकलने वाली अल्हड़ बालिका जैसी नदियाँ, अल्हड़ जो चंचल शरारती लड़कियाँ होती हैं ना, उन लड़कियों जैसी उनकी की है नदियाँ। यहाँ पर पाए जाने वाले देवदार, सारे जो पेड़ों के नाम है ना, चीर, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों तथा अद्भुत हिमालय की प्रशंसा की है। हिमालय पर बहुत सी जड़ी बूटियाँ, बहुत सुंदर सुंदर पेड़, जो पेड़ों के आपको नाम याद हो, देवदार, चिनार, सफ़ेदा ना, उनके नाम लिख दो तो ये बहुत सुंदर लगते हैं हिमालय पर, तो उनकी प्रशंसा की है। तो ये हमारे कहानी से, लेख से क्वेश्चन है 4। चारों क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके हैं, तो इनको अच्छे से लर्न कर लेना। कल की वीडियो में हम लर्न करेंगे महाभारत, ठीक है। और बच्चों, जो मैंने कल वीडियो भेजी थी ना, वो लिंक बीच में डिस्टर्ब हो गया था, बीच में मैं वो उसको आगे करना नहीं हुआ, और बाय SRS उसके बीच में लिखा गया, तो वो शायद आपकी वीडियो खुली नहीं। वो शब्द विचार जो लेसन है व्याकरण का 4, उसके लिखित अभ्यास मैंने दोबारा भेजा था। शायद पहले लिखित अभ्यास की वीडियो मैंने भेज दी है, एक बार और भेज दूँगी ताकि सारे बच्चे अच्छे से काम कर लें, ठीक है। और पीछे अपने स्कूल में जो चार्ट बना हुआ है उसको अच्छे से देखो, और अपने स्कूल के दिनों को याद करो। जल्दी ही हमारा स्कूल अभी 9 to 12 1 सितंबर को खुलने जा रहा है, उसके बाद आप लोगों को भी जल्दी बुलाएंगे। तो सभी बच्चे रिवीजन अच्छे से कर लेना, जो क्वेश्चन मैंने समझाए हैं, और महाभारत के लेसन पढ़ लेना, मैं बीच बीच में पूछ के और आपको सारे लेसन समझा दूँगी। बाय।